हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट वाले चैप्टर में मैं यहाँ तक के खत्म करी थी, लेकिन उसके बाद वो वीडियो एक्चुअली स्टॉप हो गई थी, तो मैंने यहीं पे रोक दिया था। बट मुझे यहाँ तक के फिर भी कंप्लीट कर लेना चाहिए था यहाँ तक के। बट एनी हाउ, चलो देख लेते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। दिस इज चैप्टर 4 एंड पार्ट 2। सो द वर्ड टू डिस्क्राइब पीपल। ऋग्वेदा में लोगों को, वहां के लोगों को कैसे डिस्क्राइब किए है, तो ये है। देयर आर सेवरल वेज टू डिस्क्राइबिंग पीपल। बहुत सारे तरीके हैं जो लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि उनके काम के ऊपर, है ना। जैसे कि उनके लैंग्वेज के ऊपर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। जैसे कि वो कौन से प्लेस से बिलोंग करते हैं वो, है ना। उनकी फैमिली कैसी है, उनके कम्युनिटीज कैसे है, उनकी कल्चर कैसे है। ये सब जो है, ये सारी चीजें जो है लोगों को एक दूसरे से अलग बनाती है। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन ऋग्वेदा। अब ऋग्वेदा में लोगों को कैसे ये लोग डिस्क्राइब करते थे, तो ये लोग ना दो तरह से, दो ग्रुप में लोगों को बांट दिए करते थे इन द टर्म्स ऑफ देयर वर्क। कौन सा काम करते थे, तो जो सबसे पहला है एक प्रीस्ट, समटाइम कॉल्ड ब्राह्मण्स। प्रीस्ट ब्राह्मण्स, है ना, जो पंडित होते हैं वो, जो कि रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, है ना। और दूसरा होता है द राजास। ये वो राजा नहीं है जो हम आगे के टाइम पे पढ़ने वाले हैं, है ना। ये नहीं कोई इनका कोई कैपिटल होता था, नहीं कोई प्लेस और इनकी कोई स्टैंडिंग आर्मी होती थी, नहीं। ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे। और जनरली इस टाइम पे ऋग्वेदा में राजा के बेटे को राजा नहीं बनाया जाता था, है ना। जो उसके काबिल है, जो रूल कर सकता है, वो राजा बनता था। यहाँ फादर के प्लेस को बेटे को नहीं दिया जाता था, है ना। टू वर्ड्स वेर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल। वन वाज द वर्ड जना, विच वाज स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस। अब जो यहाँ पे बताया गया है, दो वर्ड लोगों को कम्युनिटी में डिस्क्राइब करती है। जैसे कि एक होता है वन वाज द वर्ड, एक वर्ड है जना, ठीक है, विच वॉज स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेज। और आज भी ये जना यूज करते हैं, जो जनजाति बोलते हैं वो वाला। एंड द अदर विश, और जो दूसरा है वो विश, वैश्य कैटेगरी के है। द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश, और जो वर्ड वैश्य है वो विश के वर्ड से आया है। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर 5, और ये जो है आप लोग चैप्टर 5 में पढ़ोगे। इसका मैं ओवरव्यू बस बता देती हूँ। इस टाइम कम्युनिटी ना 4 भागों में डिवाइड हो चुकी थी, है ना। सबसे पहले इस कैटेगरी में थे ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। उसके बाद थे क्षत्रिय, जो राजा वगैरह थे, इस कैटेगरी से बिलोंग करते थे। उसके बाद था वैश्य, वैश्य जो पीजेंट्स वर्कर थे वो, एंड एक शूद्र। ये 4 जो कैटेगरीज है उसमें डिवाइड कर रहे थे। मतलब इस ऋग वैदिक पीरियड में ये लोग डिवाइड नहीं हुए थे, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये डिवाइड हो चुके थे, इस फॉर्म पे आ चुका था, है ना, कम्युनिटी। देन सेवरल विश और जना आर मेंशन बाय नेम। सो वी फाइंड रेफरेंस टू द पुरु जना और अविश, द भारता जना और अविश, द यादु जना और अविश, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस दिए हैं जो हम नेक्स्ट आगे के टाइम पे पढ़ेंगे, तो ये बस नाम याद रखो। पुरु जना और विश, भारता जना और विश, और यादु जना और विश, एंड सो ऑन। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। देन समटाइम द पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब्स देमसेल्व्स एज आर्यास एंड कॉल्ड देयर अपोनेंट्स दासस एंड दास्युस। और इस टाइम जो पीपल ने हाइम्स, जो लोगों ने हाइम्स कंपोज किया था, उन्होंने अपने आप को आर्यंस बताया था, है ना। और उनके जो अपोनेंट थे दासास एंड दास्युस। अब ये लोग कौन है, ये लोग, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है। और ये इस एरिया पे जो है, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था, आप लोगों को जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में बताई थी। अब ऋग्वेदा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ही आया है ना। तो इस एरिया पे जो, अब यहाँ पे कुछ ऐसे सेंट्रल एशिया है ना। सेंट्रल एशिया से जो ग्रुप्स, एक छोटा सा ग्रुप आया था स्टेपिस नाम का, तो वो यहाँ से होते हुए, फिर ईरान से होते हुए अफगानिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए वो लोग पहुंचे थे इंडिया। तो इंडिया में जब ये लोग पहुंचे थे, तो ये इनको बोला गया था आर्यंस और इंडो आर्यंस। तो कुछ जो आर्यंस लोग है ना, दासास एंड दासियुस के कुछ मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिए थे। मतलब कुछ किसी ने ऐसे शादी कर लिए थे दासास और दासियुस से। तो कुछ दासास और दासियुस जो है वो आर्यंस को मिल गए थे। अब ये दासास और दासियुस कौन है, दासास वो लोग है इस रीजन पे रहने वाली जो कम्युनिटी, जो गोरे लोग रहते थे। और दासियुस दासियुस जो है वो काले लोग थे, है ना, जो इसी यहीं पे नदी के किनारे रहते थे। इंडस, बियास, सतलुज, है ना, सरस्वती, ये सब जो रिवर के आसपास रहते थे। तो इन रूलर्स की कम्युनिटी के लोगों को बोला गया है दासास एंड दासियुस। और आर्यंस के बारे में मैंने बता दिया है। आर्यंस जो है वो सेंट्रल एशिया के लोग आए थे, तो उनको हम लोग आर्यंस बोलते हैं, है ना। तो ये लोग ऋग्वेदा में क्या करते हैं, समटाइम्स द पीपल हु कंपोज हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्व्स एज आर्यंस। ये लोग क्या करते हैं कि जो ऋग्वेदा में है,
जो पीपल बाहर से आए थे उसको आर्यंस बताया गया है, एंड जो यहाँ पे जो लोग रहते थे गोरे लोग उसको दासूस और काले लोग जिसको दासियुस बोले गए हैं। दीज वेर अ पीपल, ये लोग वो पीपल है डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज। ये लोग नहीं कोई सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे, नहीं कोई दूसरी लैंग्वेज बोलते थे। बाद में लेटर द टर्म दासा एंड द फेमिनाइन दासी कम टू मीन स्लेव्स, और बाद में जो दासा है, दासियुस से ही दासा आया, दासियुस दासास इनसे ही दासा आया। तो अब इसका जो मीनिंग होता है दासा, दास या दासी, है ना, और जिसका मतलब इंग्लिश मीनिंग होता है स्लेव्स, तो ये यहीं से आए हैं। यहाँ के जो कम्युनिटी रहती थी ना, यहीं से ये वर्ड्स आए हैं। स्लेव्स वेर वुमेन एंड मैन हु वेर ऑफन कैप्चर इन वार, और स्लेव्स वो लोग रहते थे, दास और दासी वो लोग रहते थे, जैसा कोई राजा की जो वॉर होती थी, है ना, कोई जीत जाता था कोई हार जाता था, तो ये जो है वो उनके अंडर आ जाता था, जो राजा जीत जाता है, और उनका ही काम वगैरह सब संभालते थे, जो बोलते थे राजा वो सब इनको करना पड़ता था। दे वेर ट्रीटेड एज द प्रोबेबली ऑफ देयर ओनर्स हु कुड मेक देम डू वॉट एवर वर्क दे वॉन्टेड, है ना, जो राजा जीता है वो सब कुछ प्रॉपर्टी भी ले लेता था, और इसके अलावा जो भी और जो दासा और दासियों को काम करवाना रहता था वो यहाँ से करवा लेता था। While the Rigveda was being composed in the northwest in the of the subcontinent, नॉर्थ वेस्ट मीन्स इसी एरिया पे ऋग्वेदा बना हुआ है ना, यहीं पे कंपोज हुआ। देयर वेर अदर डेवलपमेंट एज वेल्स, और भी दूसरे डेवलपमेंट हुए थे, यहाँ पे आर्यंस आए थे, दासास एंड दासियुस थे, तो ना इनको ना दासा और आर्यन और दासा एंड दासियुस को बैटल ऑफ दसराजन भी बोला जाता है, वो बाद में पढ़ेंगे। लेट अस लुक एट सम ऑफ दिस। अब देखते हैं इसमें कुछ क्या बोला गया है। साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स, अब मेगालिथ की स्टोरी वो बताया गया है। अब यहाँ पे क्या है, मेगालिथ का मतलब मेगा मीन्स होता है बड़ा, और लिथ का मीन्स होता है स्टोन, तो इसके बारे में देखते हैं। लुक एट द इलिस्ट्रेशंस इन द ऑन द नेक्स्ट पेज। ये देखो, ये वाला जो है ड्राइंग देखो, इसमें ऐसे कुछ बड़े बड़े पत्थर रख दिए हैं, छोटे छोटे पत्थर से, और इसके नीचे कुछ ऐसा कुछ दफनाया है शायद इसमें। चलो देखते हैं। दिस स्टोन्स बिल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स। अच्छा, ये जो स्टोन बिल्डर्स इस टाइप स्टोन से उनको मेगालिथ बोलते थे। दिस वेर केयरफुली अरेंज्ड बाय द पीपल एंड वेर यूज्ड टू मार्क बरियल साइट। अच्छा, तो ये ना बरियल साइट है, किसी को अगर कोई यहाँ पे इंसान डेड हो जाता है तो उसको बरी किया जाता है इसमें, और इस तरह से ऐसे स्टोन इसको अरेंज किए जाते हैं बड़े बड़े, ताकि लगे कि यहाँ पे कुछ बरियल्स प्रैक्टिस मतलब बरियल्स है ना, तो ये जो बरियल अरेंज करते हैं इनको हम लोग बोलते हैं मेगालिथ। और उसके बाद और जो पीपल ऐसे उस टाइम ऋग्वेदा में ऐसे बरियल्स प्रैक्टिसेस होती थी, मतलब ऐसे बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे डिजाइन से इन लोग स्टोन रख देते थे बरियल के आसपास दफनाने के बाद। दिस प्रैक्टिस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेगालिथ बिगन अबाउट 3000 ईयर एगो, और ऐसे जो ये जो प्रैक्टिस हो रहा है वो आज से करीब 3000 साल पहले ये हो रहा था। एंड वॉज प्रिवेलेंट थ्रू आउट द डेक्कन एंड साउथ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द कश्मीर। और ये जो है मेजरली कहाँ हम लोग को मिला है, ये साउथ ईस्ट एरिया पे तो बहुत ज्यादा मिला है, ठीक है, साउथ ईस्ट एरिया में बहुत बहुत ज्यादा मिला है। एंड इवन यहाँ ये कश्मीर के एरिया पे भी मिला है, और दूसरा जो अगर ईस्ट की तरफ जाए तो कहीं कहीं यहाँ पे भी मिला है ना। सम इम्पोर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आर शोन ऑन मैप 2। अब ये जो कुछ इंपॉर्टेंट मेगालिथिक साइट है ये मैप्स में दिया गया है, जो चैप्टर आई थिंक चैप्टर 2 में था, है ना। While some megaliths can be seen on the surface, other megalithic burials are often underground। कुछ जो burials थे यहाँ पे ये जमीन के अंदर थे, और कुछ जो है वो ऊपर ही थे। Sometime archaeologists find a circle of the stone boulders or a single large stone standing on the ground. These are the only indications that there are a burials beneath। अब यहाँ पे जो थे उस टाइम लोग ऐसे एक एक ऐसे बड़े बड़े पत्थर रख देते थे, या एक बड़ा सा पत्थर रख देते थे, ताकि मतलब पता चले कि यहाँ पे कोई बरियल हुआ है ना। ये एक इंडिकेशन था, ये एक इंडिकेटर था कि यहाँ पे जो डेड लोग हैं उनको बरी किया गया है ना। देन नेक्स्ट क्या बोला है, ऑल दिस बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। अब इन बरियल्स को कॉमन फीचर्स है, कौन से कॉमन फीचर्स है चलो देखते हैं। जनरली द डेड वेर buried with a distinctive pots which were called black and red were also found are tools and weapons of the irons and sometimes skeleton of the horses and horse equipment and ornaments of the stone and gold। अब इस burials में क्या इन्होंने इनको मिला है, अब यहाँ पे इन्होंने वेपन्स, इनको आयरन्स के वेपन्स मिले। इवन जो पॉटरी है, जो वहाँ के पॉट थे ब्लैक और रेड वेयर पॉटरी, है ना, ब्लैक जो है वो शाइनी, इसमें कोटिंग ब्लैक कलर की कोट किया जाता है, डिजाइन बना जाते हैं जो कि शाइन करता था, इसी चैप्टर में हमने पार्ट 1 में पढ़ा है ना, तो वो थे। इवन यहाँ पे जो घोड़े के हड्डियां हैं वो भी मिले हैं, है ना, ऑर्नामेंट्स, स्टोन्स, गोल्ड्स, ये सब कुछ उस बरियल्स में मिले हैं। तो यहाँ पे देखो, आयरन इक्विपमेंट फाउंड और मेगालिथिक बरियल्स, ऐसे जो बरियल्स है वहां पे ऐसे ये जो है डिगर, ये मतलब ऐसे चाकू टाइप से है, डिगर है ना। और ये वाला जो है वो हॉर्स इक्विपमेंट, हॉर्स को बांधने के लिए कुछ इक्विपमेंट था इनका। और ये जो है वो एक्स है, कुल्हाड़ी टाइप से कुछ है, जो ऐसे गड्ढा वगैरह करने के लिए, जमीन खोदने के लिए ये लोग यूज करते थे। ये जो है वो आयरन के थे,
है ना? फाइंड आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, है ना? अब बरियल प्रैक्टिसेस से हमें पता चलता है कि वहाँ पे सोशल डिफरेंस आ चुके थे। वो कैसे? चलो देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विद द स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन, है ना? अब आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या बताया, जो ऋग्वैदिक पीरियड में जो ये लोग डेड बॉडीज को दफना रहे थे जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, तो ये लोग उस उनके खुद के सामान को रखते थे। जैसे अगर पॉट रख रहे हैं, है ना? हॉर्सेस के स्केलेटन रख रहे हैं, हॉर्सेस के इक्विपमेंट रख रहे हैं, गोल्ड रख रहे हैं, इसका मतलब वो पर्सन का ही था, उसी पर्सन का था जो डेड हो चुका है ना? समटाइम मोर ऑब्जेक्ट्स आर फाउंड इन वन ग्रेव्स एंड इन अनदर। कुछ जो है ऑब्जेक्ट्स, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स मिले हैं कुछ एक ग्रेव्स में, और दूसरे और ग्रेव्स में बहुत ज्यादा मिले हैं, है ना? देन find the Brahmagiri on map 2 page 3 page 13. Here one skeleton was buried with 33 gold bits, 2 stone bits, 4 copper bangles and 1 conch shell. अब यहाँ पे ब्रह्मगिरी में एक बरियल में ऐसा मिला है, 33 गोल्ड के सामान थे, 2 पत्थर के बीट्स थे, है ना? 4 कॉपर की बैंगल्स मिली है और 1 शेल मिला है ना? और जो अदर स्केलेटन्स है ओनली अ फ्यू पॉट्स, और जो दूसरे स्केलेटन अगर देखा जाए तो उसमें सिर्फ थोड़े बहुत सामान ही थे, है ना? दिस फाइंड सजेस्ट दैट देयर वाज सम डिफरेंस इन स्टेटस। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर एक बरियल्स में बहुत सारा गोल्ड का सामान मिल रहा है और एक में सिर्फ कुछ मिल रहा है, इसका मतलब वहां पे सोशल डिफरेंसेस हो चुकी थी। जिसमें बहुत सारे गोल्ड के बिड्स मिल रहा है वो अमीर था, और जिसमें नहीं मिल रहा है वो गरीब था, है ना? अमंग द पीपल हु वेर बरीड, सम वेर रिच, अदर पुअर एंड सम चिफ्स एंड अदर फॉलोअर्स। इसमें जो है कुछ जो है वो अमीर थे, कुछ जो है वो गरीब थे, कुछ जो है वो बहुत ज्यादा बड़े आदमी थे, और कुछ जो है वो उनके नौकर थे। ऐसा था। देन नेक्स्ट, वेयर सम बरियल्स स्पॉट मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज। अब कुछ फैमिलीज के लिए वो बरियल के जो स्पॉट है वो क्या होते थे, क्या किस तरह से होते हैं, वो सब हम इस पैराग्राफ में देखेंगे। समटाइम्स मेगालिथ कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। अब ये जो बरियल्स ये लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें एक से ज्यादा स्केलेटन मिले हैं, है ना? मतलब एक आदमी का स्केलेटन तो मिला ही मिला है, लेकिन उसी बरियल्स में 2-3 आदमी के और स्केलेटन मिले हैं, है ना? दिस इंडिकेट दैट पीपल परहैप्स बिलोंग टू द सेम फैमिली वेयर बरीड इन द सेम प्लेस थ्रू नॉट एट द सेम टाइम। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे एक ही बरियल में 2-3 आदमियों के स्केलेटन मिले हैं, है ना? तो प्रोबेबली ये जो 3 स्केलेटन इन लोगों को मिल रहा है, तो वो सेम फैमिली के तो है, लेकिन वो लोग डाइड जो है, उन लोग मरे जो है वो अलग-अलग टाइम पे है, और इनको अलग-अलग टाइम पे यहाँ पे लाके इनको दफनाया गया है, ठीक है? These bodies of those who died later were brought into a grave through the portholes। और ये लोग जो है जैसे बरियल्स इन्होंने बनाया है, पहले डेड बॉडी को इन्होंने दफना दिया, अब एक उन्होंने ऐसे पोर्ट होल्स बना के रखे हैं, जिससे वो मतलब दूसरे आदमी, जैसे कोई दूसरा उसी फैमिली का आदमी कोई डेड हो जाता है, तो उसी बरियल्स में ये लोग उसको डाल देते हैं। उसके सारे जो है पॉट्स वगैरह सब कुछ डाल देंगे, जो भी सामान रहेगा। फिर वही थर्ड आदमी जो है उसकी डेथ होगी उसी फैमिली का, तो फिर से वो पोर्ट होल्स से उसको बरियल कर देंगे, बरियल में डाल देंगे, है ना? स्टोन सर्कल्स आर बिल्डर्स, जो स्टोन सर्कल्स और बिल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्स एज अ साइन पोस्ट टू फाइंड द बरियल साइट। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये लोग स्टोन ऐसे डिजाइन से रखे हैं, तो इसका मतलब ये, मतलब जो दूसरी फैमिलीज होती थी वो उनको पता चल जाता था, वो लोग ये एक साइन होता था, एक इंडिकेशन होता था कि यहाँ पे किसी को दफनाया है। तो जो दूसरी फैमिली होती थी डेड बॉडी को दफनाने के लिए, अगर उसी फैमिली का है तो वहीं ऑब्वियसली वहीं दफनाएगी ना। तो वो चीज़ था, ये सिर्फ़ एक साइन पॉट थी कि यहाँ पे एक बरियल एक डेड बॉडी यहाँ पे है, और फिर उसी फैमिली का अगर कोई पर्सन मर रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे फिर से पोर्ट होल से डाल देंगे। सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस व्हेनेवर दे वांटेड। अगर उनको कोई बरियल प्रैक्टिस करना रहता है, तो ये लोग इसी साइन को पहचानते हैं, और फिर ये लोग ढूँढते हैं, और उसके बाद जो डेड बॉडी है उसको पोर्ट के अंदर डाल देते हैं एक साथ में। कहीं-कहीं तो एक साथ नहीं, अलग-अलग जगह भी देखने को मिला है, जो सिर्फ़ सिंगल-सिंगल बॉडी है, ऐसा भी है, ठीक है? स्पेशल बरियल्स एट इनामगांव। अब इनामगांव में बहुत स्पेशल बरियल है, चलो देखते हैं क्या है। फाइंड इनामगांव ऑन मैप 2, चैप्टर 2 या 3 में, चैप्टर 2 में आई थिंक, जो मैप है चैप्टर 2 में है, पेज नंबर 13, तो वहाँ आप लोग चेक करो इनामगांव कहाँ पे। इनामगांव जो है वो महाराष्ट्र के थोड़ा-सा नीचे पार्ट में है। अगर आज के टाइम की बात करूँ, तो महाराष्ट्र के जस्ट नीचे वाले पार्ट पे इनामगांव ऐसा उसका दिखेगा प्लेस। इट इज़ अ साइट ऑन द रिवर घोड़, द ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। अब इनामगांव जो है घोड़ रिवर के पास में है, जो कि भीमा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, एक अलग निकलती हुई नदी है ना? दिस वाज ऑक्युपाइड बिटवीन 3600 टू 2700 ईयर एगो। हियर एडल्ट वर जनरली बuried in the ground, lied on straight with the head toward the north. Sometimes burials were within the house. Vessels that probably contained food and water were placed with the dead. अब इनाम गांव में एक स्पेशल बरियल था, कैसा? अब वो लोग किसी भी डेड बॉडी को अगर बरीड कर रहे हैं जमीन के अंदर में, तो उनका जो हेड था, डेड बॉडी का हेड था, वो नॉर्थ की तरफ रहेगा, एंड उसके जो पैर थे, लेग थे, वो साउथ साउथ की तरफ
रहेंगे, है ना? एंड फिर इसके अलावा ये लोग वाटर, फूड, है ना? ये सब कुछ उस डेड बॉडी को देते थे, मतलब रखते थे वहाँ पे बरियल्स में। One most famous burial is a large four-legged clay jar in the courtyard of the five-roomed houses, one of the longest house at the site, in the center of the settlement. अब इनाम गांव में ना कुछ ऐसे भी देखे गए हैं कि अपने ही घर के अंदर बीचों बीच वो लोग गड्ढा करके लोगों को दफना रहे हैं और दफनाने के बाद मतलब 5 रूम होते थे, है ना? 5 रूम में से जो बीच वाला रूम है, वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द साइट, है ना? तो 5 रूम में से जो बड़ा रूम होता था उसमें ये लोग दफनाते थे और इनाम गाँव में एक ही मकान मिला है ऐसा जिसमें 5 रूम है ना? उसमें घर के अंदर बरियल प्रैक्टिस मिली है उनको, है ना? सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, सेटलमेंट के सेंटर में जितना भी सेटलमेंट है उनके सेंटर में। दिस हाउस आल्सो हैड अ ग्रैनरी और उस हाउस में ग्रैनरी भी है, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए जगह भी थी। द बॉडी वाज़ अ प्लेन्स इन अ क्रॉस लेग पोज़ीशन और इसकी बॉडी कैसे पोज़ीशन थी? हेड नॉर्थ की तरफ था, लेग साउथ की तरफ था, बट एक पैर के ऊपर एक पैर था। ऐसे मतलब वो डेड हो गया है, डेड पर्सन है बट फिर भी एक पैर के ऊपर उनका दूसरा पैर था, है ना? इन द क्रॉस पोज़ीशन। तो इसका मतलब क्या है? सोच सकते हो क्या कि ये कोई चीफ हो सकता है ना? शायद ये कोई चीफ ही होगा, जो मतलब 5 रूम के अंदर इसको दफना रहे हैं विथ क्रॉस्ड लेग, है ना? और वो रूम के अंदर है। एक ही रूम मिला है हमको इनाम गाँव में। इट मीन्स वो चीफ है ना? देन नेक्स्ट क्या बोला है? व्हाट स्केलेटल स्टडी टेल अस? अब स्केलेटल स्टडी हमें क्या बताता है ये पढ़ लेते हैं। इट इज ईज़ी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज। हाउएवर देयर वर नो मेजर डिफरेंस इन द बोन्स ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज। अब अगर आर्कियोलॉजिस्ट है, उनको ऐसे कुछ स्केलेटन्स मिल रहा है, तो अब पता ही चल जाएगा ना कि साइज़ के हिसाब से कि वो बच्चे का स्केलेटन है कि किसी एडल्ट का स्केलेटन है ना? बच्चे का स्केलेटन तो हम खुद भी पहचान सकते हैं, लेकिन अगर एडल्ट है और एडल्ट में गर्ल है या बॉय है, ये थोड़ा पहचानना मुश्किल है। तो कैसे पहचानते थे? Sometimes people decide on the basis of what it found with the skeleton. For instance, the skeletons are found with jewelry. अब ये लोग कैसे पता करते थे कि ये लड़के का है, लड़की का है? तो वहाँ पे ज्वेलरीज़ मिलती थी, है ना? It is sometimes thought to be that of woman. अब कुछ ज्वेलरीज़ जो है सिर्फ वुमन पहनती होगी उस टाइम पे, तो वो लोग बोलते थे कि ये वुमन है। और कुछ ज्वेलरीज़ मिलती है स्केलेटन के पास में जो मेल पहनते थे उस टाइम पे, तो आर्कियोलॉजिस्ट बोलते थे कि ये मेल की बॉडी है ना? हाउएवर देयर आर प्रॉब्लम्स विद दिस, लेकिन इस पे प्रॉब्लम्स भी है क्योंकि वुमेन भी उस टाइम ज्वेलरी पहन रही थी, मेल भी उस टाइम ज्वेलरी पहन रहे थे, है ना? गर्ल और बॉय दोनों। ऑफन मेन आर आल्सो वोर ऑर्नामेंट्स, वही बताया है। अ बेटर अ बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ द स्केलेटन इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। अब जो मेन इन्होंने फोकस किया है कि कैसे गर्ल और बॉय को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं विद बाय देयर स्केलेटन, तो हम लोग उनको पेल्विक में देखेंगे। जो लड़कियों की वुमेन की पेल्विक साइज है, वो थोड़ा बड़ा होता है और मेल का जो पेल्विस है, वो थोड़ा छोटा होता है। तो ये लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि गर्ल है या बॉय है। द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ द वुमन इज जनरली लार्जर टू इनेबल चाइल्ड बियरिंग। और जो वुमेन की जो हिप और पेल्विक होती थी, वो थोड़ी बड़ी होती थी क्योंकि वो लोग चाइल्ड को अपने वॉर्म पे रखते थे। बट मेल का ऐसा नहीं है ना, इसलिए उनका जो हिप है वो छोटा रहता था। These distinctions are based on the modern skeletal studies. About 2000 year ago, there was a famous physician named Charaka who wrote a book and a medicine known as the Charaka Samhita. और उस टाइम जो है 2000 साल पहले एक फेमस फिजिशियन थे। फिजिशियन मीन्स हम यहाँ पे बोलेंगे कि डॉक्टर, है ना? एक चराका थे जिन्होंने चराका सामहिता एक बुक लिखे थे, एक मेडिसिनल बुक था, मेडिसिन के बारे में उसमें नॉलेज थी। देयर ही स्टेट दैट द ह्यूमन बॉडी हैज़ 360 बोन्स। उन्होंने उस बुक में बताए थे कि ह्यूमन्स के बॉडी में 360 बोन्स होते हैं, है ना? दिस इज़ मस्ट लार्जर नंबर दैन द 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन द मॉडर्न एनाटॉमी। और आज की डेट में पता है कि हमें ह्यूमन्स की बॉडी में 206 बोन्स है, बट मेजरली हमने पकड़ लिया है कि 200 बोन्स है। लेकिन उस टाइम उनकी बुक में इन्होंने बताया कि 360 बोन्स थे। तो ये मेजरली हायर है आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। चराका अराइव्ड दिस फिगर बाय काउंटिंग बाय टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। और जो चराका जी है ना, इन्होंने टीथ को भी इन्होंने जॉइन किया, टीथ, जॉइंट्स और कार्टिलेज इनको भी इन्होंने कैलकुलेट करके बताया था कि 360 बोन्स है करके। उसके बाद है ऑक्यूपेशंस एट इनाम गाँव, ये हमारा लास्ट टॉपिक है ना? अब इनाम गाँव में ऑक्यूपेशन कैसे थे? चलो चल के देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ अ वीट बार्ली राइस पल्सेस मेल्स पीस एंड सीसम। ये सब तो पता ही है ना? सीसम क्या होता है? तिल, बटाने, दाल, चावल, जौ, गेहूँ, ये सब वहाँ पे मिले हैं। Bones of the number of animals may be bearing cuts mark that show that they may have been used as a food have also been found. अब इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे इनाम गाँव में ना बोन्स वगैरह भी मिले हैं जिसमें से कट्स लगे होते थे। अब इसका मतलब क्या है, वो लोग एनिमल्स को मार के खाते भी थे, है ना? उनको अपना खाना बनाते थे। These these include cattle, buffalo, है ना?
बफेलो को भी वो लोग खाते थे, गाय को भी खाते थे, पशु को भी खाते थे, शीप, गोट, डॉग, हॉर्सेस, कुत्ते को भी खाते थे, घोड़े को भी, पीग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर, मंगूस, बिसाइड बर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल, कैमल फिश, ये सब भी खाते थे। बर्ड्स हो गया, मगरमच्छ को पकड़ के खा लिया, कछुआ को खा लिया, ये फिश तो ऑलरेडी खाते ही है, क्रैब्स आज भी खाते हैं, तो है ना, ये सब भी खाते थे। दिस इज evidence that fruits such as beer, amla, jamun, dates and a variety of berries were collected. आंवला, जामुन ये सब भी मिला है, बेरीज भी मिले हैं यहाँ पे, है ना? तो ये जो है इनाम गाँव में ऑक्यूपेशन से वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होता था और इवन जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी होता होगा या हंटिंग गैदरिंग भी होती होगी क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स को काट के खा रहे हैं, है ना? वैराइटीज़ ऑफ फूड यहाँ पे हम लोग को मिल रहे हैं। इवन यहाँ पे आंवला, जामुन मिला मतलब फ्रूट्स की भी कल्टीवेशन अच्छी हो रही होगी। तो ये जो है दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर एंड ये वाला जो है वो आप लोग पढ़ लो, नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट बट पढ़ लोगे तो बेहतर रहेगा। देन दैट्स इट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट भी कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।